पाठ 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शस्त्रों की होड़ चालू हुई, जो सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुई। अमेरिका तो एक शक्ति संपन्न देश बन ही गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, परंतु 1945 के बाद दो विश्व युद्धों को झेलने के बाद यूरोप के देशों की स्थिति बदली। इस पाठ में हम मुख्यतः यूरोपीय संगठन, एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान और चीन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोपीय संगठन के बारे में बात करते हैं कि वो क्यों बना, कैसे बना और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है। तो हम आपके पाठ से किताब से पढ़ना शुरू करेंगे। आपकी किताब का पहला पेज ये है जिसमें चाइना के बारे में दिखाया गया है और चाइना के आर्थिक, उससे समझ में आता है कि चाइना का विश्व राजनीति में कितना असर हो गया है। यूरोपीय संघ क्यों बना? 1945 में जब दो विश्व युद्ध के बाद, जो दोनों विश्व युद्ध में यूरोप का काफी हाथ था, उन दो विश्व युद्ध के बाद खत्म होने के बाद जब यूरोप के देशों ने अपने बारे में सोचा, तो समझ में आया कि अभी तक जिन बातों से उनके संबंध थे, आपसी संबंध चल रहे थे, उनका उतना महत्व नहीं रहा। तो बेसिकली उनको चीजों को फिर से शुरुआत करने की जरूरत थी और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की लड़ाई शुरू हो ही गई थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों के उत्थान के लिए मदद करना शुरू की। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक मार्शल योजना बनाई। अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा के लिए नाटो संगठन बनाया और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन भी बनाया। इसके बाद ये यूरोपीय आर्थिक संगठन एक ऐसा मंच बन गया जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने व्यापार और आर्थिक मसले एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के बात करने का अवसर मिला, मौका मिला। उससे ये हुआ कि उनके बीच में सहयोग बढ़ा और 1957 में उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। इसके बाद धीरे से उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट का भी गठन किया। लेकिन जब 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इन प्रक्रियाओं में अचानक से तेजी आई और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनी। उसके लगभग 35 साल बाद यूरोपीय संघ का उत्थान शुरू हो गया और यूरोपीय संघ ने फिर अपने सुरक्षा नीति, सामान, विदेश नीति सबके बारे में निर्णायक कदम लेना शुरू किए और एक लंबे समय में, तो 35 साल में यूरोपीय जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए जो सामंजस्य, अर्थव्यवस्था के लिए जो मेल मिलाप बढ़ाया गया था, वो होते होते राजनीतिक मेल मिलाप में भी परिवर्तित होता गया और धीरे धीरे यूरोपीय संघ एक विशाल राज्य की तरफ कार्य करने लगा। यूरोपीय संघ के पास अपनी मुद्रा हो गई, अपना गान हो गया, अपना झंडा हो गया। संविधान नहीं हो पाया, पर बाकी काफी हद तक उन्होंने अपने बीच में अपने गुट के देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लिया और इतना सामंजस्य कि अब उन देशों के बीच की जो भी बातें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जब भी देश आजू बाजू रहते हैं, पड़ोसी राज्यों के देशों के बीच में परेशानी होती, यूरोपीय संगठनों ने शांति से अपनी नीतियों के अनुसार निकालना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोपीय संगठन का विश्व में उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। कैसे बढ़ा? अगर हम 3 क्षेत्रों में देखें कि उसका राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, उसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ और उसका सैन्य प्रभाव क्या हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि यूरोपीय संगठन जो है वो विश्व मंच में एक गुट की तरह काम करने लगा और जब गुट की तरह काम करते हैं
तो वो अपने यूरोप के देशों के बारे में, अपने संगठन के देशों के बारे में एक ही आवाज में और एक ही चीजों के बारे में बात करते हैं, तो उनको महत्व मिलता है। साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस, जो यूरोपीय संगठन के देश इस पाठ के लिखे जाने तक थे, अब ब्रिटेन नहीं है, पर फिर भी यूरोप का तो देश है और वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो इससे उन यूरोपीय देशों का प्रभाव बढ़ा। इसके साथ ही जब हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, तो यूरोपीय संगठन जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, जो लगभग अमेरिका के ही बराबर है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संगठन की जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। इसके चलते क्या होता है कि यूरोपीय संगठन को या उस संगठन के देशों को विश्व व्यापार के मामले में बोलने का खुलकर अवसर मिलता है। वो व्यापार की नीतियों में खुल के अपने हित की बात कर सकते हैं। और इनका जो यूरोपीय संगठन के देशों का जो प्रभाव है वो अफ्रीका और एशिया के दूर दराज के मुल्कों पे भी है, तो इनका आर्थिक विकास अच्छे से होगा। इसके बाद इनका सैन्य प्रभाव ऐसा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास में दोनों परमाणु संपन्न शक्तियां हैं, दोनों के पास में काफी सारे परमाणु हथियार हैं। यूरोपीय संगठन के पास आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और इनका रक्षा बजट भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। तो संगठन के रूप में यूरोपीय संगठन ने काफी काफी विकास किया और काफी मुख्य भूमिका प्राप्त की एक वैश्विक मंच के रूप में। अगर आप ये टाइमलाइन देखें तो इस टाइमलाइन में लिखा हुआ है कि अप्रैल 1951 में 6 देशों ने मिलकर एक मुख्यतः अर्थव्यवस्था के रूप में एक संगठन का निर्माण किया, जो धीरे धीरे यूरोपीय संघ के नाम से चलती गई। और ये संगठन, इस संगठन में ये भी हुआ कि कुछ लोगों को, कुछ देशों को शुरू में भी संगठन में जाने में थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ी झिझक थी कि हमारा देश ज्यादा, हमारे पास ज्यादा अधिकार है, हम यूरोपीय संगठन को क्यों दे रहे हैं। और ब्रिटेन इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। और इसके बाद अभी साझा डेनमार्क और स्वीडन ने भी साझा मुद्रा को मानने से मना किया कि हम यूरो को अपनी साझा मुद्रा नहीं मानेंगे। पर फिर भी संगठन के रूप में उसने अपना काफी विकास किया। और अगर आप अभी की न्यूज़ देखते होंगे, समाचार देखते होंगे, तो उसमें आपने ब्रेक्जिट के बारे में भी पढ़ा होगा। आप और पढ़िए। ब्रेक्जिट इज बेसिकली ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिटेन यूरोपीय संगठन से निकल गया। लेकिन यूरोपीय संगठन ने काफी उन्नति कर ली, संगठन बनता है, उसकी अपनी बातें होती हैं। ब्रिटेन निकल गया, पर फिर भी यूरोपीय संगठन के ने इतना प्रभुत्व कायम रखा है अभी भी, कि वो अभी भी काफी सारी नीतियों पे, व्यापार की नीतियों पे अपना काफी पक्ष रख पाता है। धन्यवाद। ये भाग 1 खत्म हुआ। अब दूसरे भाग में हम दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।